नमस्कार साथियों, अभ्युदय एकेडमी में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2025 हेतु सामान्य अध्ययन के 15वें प्रैक्टिस सेट को हल करेंगे। आज की प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न है, वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? पहला ऑप्शन है डॉक्टर BK सारस्वत, दूसरा है अरविंद विरमानी, तीसरा है सुमन केवेरी और लास्ट है अरविंद पनगड़िया। तो वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं सुमन केवेरी, तो ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। नीति आयोग यानी नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया का पुनर्गठन किया गया है 16 जुलाई 2024 को। इसके उपाध्यक्ष एवं पूर्णकालिक सदस्यों में कोई बदलाव न करते हुए पदेन सदस्यों व विशेष आमंत्रित सदस्यों में कुछ परिवर्तन किया गया है। पुनर्गठन के बाद नीति आयोग का स्वरूप कुछ इस प्रकार है। अध्यक्ष इसके पूर्व की भांति प्रधानमंत्री होते हैं, तो वर्तमान में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी इसके अध्यक्ष हैं। उपाध्यक्ष सुमन केवेरी हैं। अगर पूर्णकालिक सदस्यों की बात की जाए तो डॉक्टर BK सारस्वत, प्रोफेसर रमेश चंद्र, डॉक्टर VK पाल, तथा अरविंद विरमानी। इनके पूर्णकालिक सदस्य हैं। नीति आयोग के ये चारों जो है वो पूर्णकालिक सदस्य हैं। पदेन सदस्यों में राजनाथ सिंह जो कि रक्षा मंत्री हैं, अमित शाह जो वर्तमान में सहकारिता व गृह मंत्री हैं, तथा शिवराज सिंह चौहान जो कृषि मंत्री हैं, तथा निर्मला सीतारमण जो वित्त मंत्री हैं, ये इसके पदेन सदस्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने बजट 2024 में 9 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किस योजना का शुभारंभ किया? पहला ऑप्शन है पुनरुत्थान योजना, दूसरा है आर्थिक समृद्धि योजना, तीसरा है पूर्वोदय योजना और लास्ट है उपरोक्त सभी। तो भारत सरकार ने बजट 2024 में 9 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा तथा आंध्र प्रदेश में इन राज्यों के सर्वांगीण विकास के लिए पूर्वोदय योजना का शुभारंभ किया है। तो ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी फसलों को MSP पर खरीदने वाला देश का पहला राज्य कौन है? पहला ऑप्शन है बिहार, दूसरा है केरल, तीसरा है पंजाब और चौथा है हरियाणा। तो सभी फसलों को MSP पर खरीदने वाला देश का पहला राज्य है हरियाणा। ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। हरियाणा सरकार ने कृषक समुदाय के हित में एक और ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए सभी फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP पर खरीदने का निर्णय लिया। राज्य सरकार पहले से ही 14 फसलों को MSP पर खरीदती रही है और वर्तमान में इसे सभी फसलों पर लगा दिया गया है, यानी सभी फसलों पर किसानों को MSP प्राप्त होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के संदर्भ में हानि और क्षति निधिकरण यानी लॉस एंड डैमेज फंडिंग पर निम्नलिखित में से किसमें सहमत मिली? पहला ऑप्शन है COP25, दूसरा है COP26, तीसरा है COP21 और लास्ट है COP27। तो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के संदर्भ में हानि और क्षति निधिकरण यानी लॉस एंड डैमेज फंडिंग पर COP27 पर सहमत बनी, इसलिए ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। है शैनॉन और वीवर के संचार मॉडल की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता है? पहला ऑप्शन है यह रेखिक है, दूसरा है इसमें सूचना के संचारण यानी ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन पर जोर दिया गया है, तीसरा है यह संदेशों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पुनः प्रस्तुत करने से संबंधित है, चौथा है यह संचार का एक मेटा मॉडल प्रस्तुत करता है और लास्ट है इसमें फीडबैक घटक वृत्ति हैं। नीचे कूट के आधार पर आपको सही आंसर का चयन करना है। पहला है यह रैखिक है, सही है,
यह साइनान और वीवर के संचार मॉडल की विशेषता है। दूसरा है इसमें सूचना के संचारण पर जोर दिया गया है, यह भी सही है। तीसरा है यह संदेशों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पुनः प्रस्तुत करने से संबंधित है, यह भी कथन सही है। चौथा है यह संचार का एक मेटा मॉडल प्रस्तुत करता है, यह गलत है। था लास्ट है इसमें फीडबैक घटक वृत्ति है, यह भी गलत है। इसलिए संचार साइनान और वीवर के संचार मॉडल की विशेषता हो जाएगा ए, बी और सी, इसलिए कूट ए जो है वो सही हो जाएगा। क्लॉड साइनान और वारेन वीवर ने 1948 में इस संचार मॉडल को अपने शोध पत्र ए मैथमेटिकल थियरी ऑफ कम्युनिकेशन में प्रस्तुत किया है। इस मॉडल के निम्नलिखित प्रमुख तत्वों पर जोर दिया गया है इस मॉडल में, यानी कम्युनिकेशन मॉडल में। पहला तत्व है सोर्स, दूसरा है ट्रांसमीटर, तीसरा है चैनल, चौथा है रिसीवर, पांचवा है डेस्टिनेशन, छठवां है नॉइज यानी शोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 और सूची 2 का सही मिलान करें। नीचे दी गई सूची 1 आगत यंत्र यानी इनपुट डिवाइस को सूची 2 सर्वाधिक उपयुक्त प्रयोग से मिलाइए। सूची 1 में दिया गया है बारकोड रीडर, माइक्रोफोन, स्कैनर तथा माउस। तो बारकोड रीडर का प्रयोग किया जाता है पीओएस टर्मिनल पर उत्पाद डेटा इनपुट करने के लिए, यानी ए का हो जाएगा तीसरा। अगर बात की जाए बारकोड रीडर की, तो बारकोड रीडर का उपयोग खुदरा स्टोर, सुपरमार्केट, पीओएस टर्मिनल पर उत्पादों की जानकारी स्कैन करने के लिए किया जाता है। तो ए का सही मैच हो जाएगा 3। माइक्रोफोन का प्रयोग किया जाता है प्रस्तुति के लिए आवाज रिकॉर्ड करने के लिए, यानी बी का हो जाएगा चौथा। माइक्रोफोन का उपयोग ऑडियो रिकॉर्डिंग, वॉइस कमांड और प्रस्तुति के लिए वॉइस ओवर बनाने के लिए किया जाता है। स्कैनर का सही मैच हो जाएगा कंप्यूटर में हार्ड कॉपी दस्तावेज इनपुट करने के लिए, यानी सी का हो जाएगा पहला। लास्ट है माउस। माउस का प्रयोग होगा सॉफ्टवेयर में मेनू से आइटम का चयन करने के लिए, यानी डी का हो जाएगा दूसरा। इसलिए जो नीचे दिए गए विकल्प होंगे, जो मिलान होगा उसमें से कूट सही हो जाएगा पहला, ए का तीसरा, बी का चौथा, सी का पहला और डी का दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीचे 2 कथन दिए गए हैं। पहला कथन है भारत में इंटरनेट का कोई नियमन नहीं होता है, इसलिए उपलब्ध जानकारी पक्षपाती या गलत हो सकती है। दूसरा है इंटरनेट वर्ल्ड वाइड वेब यानी www द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं में से एक है। उपरोक्त कथनों में से सही उत्तर दीजिए। तो भारत में इंटरनेट का कोई नियमन नहीं होता है, इसलिए उपलब्ध जानकारी पक्षपाती या गलत हो सकती है। ये कथन पूर्णतः गलत है, क्योंकि भारत में इंटरनेट पूरी तरीके से अनियंत्रित नहीं है। सरकार सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 यानी आईटी एक्ट 2000 और दूरसंचार विभाग डीओटी के माध्यम से इंटरनेट सामग्री और सेवाओं को नियंत्रित करती है। सरकारें डीएनएस, फिल्टरिंग, निगरानी और अन्य माध्यमों से कुछ वेबसाइटों या सामग्री तक पहुंच को अवरुद्ध कर सकती हैं, इसलिए कथन गलत हो जाएगा। दूसरा कथन है इंटरनेट वर्ल्ड वाइड वेब यानी www द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं में से एक है, ये कथन सत्य है। इसलिए जो नीचे दिए गए कूट हैं इनमें से चौथा जो है वो सही हो जाएगा। कथन 1 असत्य है लेकिन कथन 2 सत्य है, तो ऑप्शन चौथा जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषक ब्लू बेबी सिंड्रोम के लिए उत्तरदायी है। पहला ऑप्शन है पारा, दूसरा है कड़ी पदार्थ, तीसरा है नाइट्रेट्स और लास्ट है सल्फर डाइऑक्साइड। तो निम्न में से जो ब्लू बेबी सिंड्रोम के लिए उत्तरदायी है वो है नाइट्रेट्स, इसलिए ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से अस्थायी जैविक प्रदूषकों के उदाहरण हैं। पहला है डायोक्सिन्स, दूसरा है पॉलीक्लोरिनेटेड बेंजीन, तीसरा है फॉर्मल्डिहाइड, चौथा है आर्गेनोक्लोरीन
कीटनाशक और लास्ट है फ्यूरांस। नीचे दिए गए कूट से आपको सही उत्तर का चयन करना है। तो अस्थायी जैविक प्रदूषकों में डायोक्सिन्स भी आता है, पॉलीक्लोरिनेटेड बेंजीन भी आता है, तो ए भी सही हो जाएगा, बी भी सही हो जाएगा। फॉर्मल्डिहाइड अस्थायी जैविक प्रदूषकों में नहीं आता है, तो सी जो है वो गलत हो जाएगा। जबकि आर्गेनोक्लोरीन कीटनाशक भी अस्थायी जैविक प्रदूषकों में आता है, तो ये सही हो जाएगा। फ्यूरांस भी अस्थायी जैविक प्रदूषकों में आता है, तो सही आंसर हो जाएगा ए, बी, डी और ई। ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व ओजोन परत के विनाश के लिए उत्तरदायी नहीं है? पहला ऑप्शन है CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, दूसरा है हैलॉन, तीसरा है डाइऑक्सिन्स, चौथा है हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो जो तत्व ओजोन परत के विनाश के लिए उत्तरदायी नहीं है वो है डाइऑक्सिन्स। ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। जबकि CFC, हैलॉन और HCFC यानी हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन ये ओजोन परत के विनाश के लिए उत्तरदायी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी स्वायत्त शोध संस्थाएं भारत में विभिन्न सरकारी विभागों और एजेंसियों के अंतर्गत आती हैं? पहला ऑप्शन है वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, दूसरा है भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद, तीसरा है भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान, चौथा है इंस्टीट्यूट फॉर क्लिनिकल रिसर्च इंडिया और लास्ट है भारतीय जैव विज्ञान और अनुसंधान संस्थान। नीचे दिए गए कूट से आपको सही उत्तर का चयन करना है। पहला जो ऑप्शन है वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, ये भारत में विभिन्न सरकारी विभागों और एजेंसियों के अंतर्गत स्वायत्त शोध संस्था के रूप में आता है, इसलिए ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद ये भी सही है। तीसरा है भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान, ये भी सही है। चौथा है इंस्टीट्यूट फॉर क्लिनिकल रिसर्च इंडिया, ये गलत है। और लास्ट है भारतीय जैव विज्ञान अनुसंधान संस्थान, ये भी गलत है। जो सही कूट हो जाएगा वो हो जाएगा ए, बी और सी। ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की अगर बात की जाए तो वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी CSIR यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत काम करने वाली भारत की प्रमुख स्वायत्त अनुसंधान संस्था है, इसलिए एकदम सही होगा। दूसरा है भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद यानी ICSSR, यह मानव संसाधन विकास मंत्रालय के तहत सामाजिक विज्ञान अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए एक स्वायत्त निकाय है, इसलिए ऑप्शन बी भी सही होगा। तीसरा है भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान, यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत एक स्वायत्त संस्था है जो खगोल विज्ञान और भौतिकी में अनुसंधान कराता है, तो ऑप्शन सी भी ये भी सही हो जाएगा। डी और ई ये कथन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड ऑकलैंड ने बड़े जनसंख्या वाले क्षेत्रों में निम्नलिखित में से किसे स्थापित करने के विचार का समर्थन किया था? पहला ऑप्शन है सामुदायिक महाविद्यालय, दूसरा है केंद्रीय महाविद्यालय, तीसरा है तकनीकी महाविद्यालय और चौथा है विज्ञान महाविद्यालय। तो लॉर्ड ऑकलैंड ने बड़े जनसंख्या वाले क्षेत्रों में केंद्रीय महाविद्यालय को स्थापित करने के विचार का समर्थन किया था, इसलिए ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। लॉर्ड ऑकलैंड, जिन्हें जॉर्ज ईडन के नाम से जाना जाता है, ने बड़े जनसंख्या वाले क्षेत्रों में केंद्रीय महाविद्यालयों की स्थापना का समर्थन किया था। लॉर्ड ऑकलैंड भारत के गवर्नर जनरल थे जिन्होंने शिक्षा सुधारों और वाणिज्यिक उद्योगों के विस्तार पर ध्यान केंद्रित किया था। उन्होंने देसी स्कूलों में सुधार किया, भारत में व्यापार और उद्योगों के विस्तार को बढ़ावा दिया, सिंचाई सुविधाओं का विस्तार किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरंभ में नाभिकी प्रदायक समूह यानी NSG में कितने राष्ट्रों का प्रतिनिधित्व रहा? पहला ऑप्शन है 5, दूसरा रहा 6, तीसरा है 7 और चौथा है 8। तो मई 1974 में नाभिकी प्रदायक समूह यानी NSG की स्थापना भारत द्वारा किए गए परमाणु परीक्षण के प्रत्युत्तर में की गई थी। आरंभ में इसमें 7
राष्ट्रों का प्रतिनिधित्व रहा, इसलिए ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। अगर बात की जाए उन 7 राष्ट्रों का जो इसके प्रारंभिक सदस्य थे, तो वो थे कनाडा, पश्चिमी जर्मनी, फ्रांस, जापान, सोवियत संघ, यूएस यानी अमेरिका, यूएसए, और ब्रिटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सदा-ए सरहद दिल्ली लाहौर बस का शुभारंभ किया गया था। पहला ऑप्शन है इंद्र कुमार गुजराल द्वारा, दूसरा है राजीव गांधी द्वारा, तीसरा है अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा और लास्ट है मनमोहन सिंह द्वारा। तो सदा-ए सरहद दिल्ली लाहौर बस का शुभारंभ किया गया था अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा। ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। सदा-ए सरहद दिल्ली लाहौर बस का शुभारंभ 19 फरवरी 1999 को तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा किया गया था। अटल बिहारी वाजपेयी बस के प्रथम यात्री जत्थे का भी भाग रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यकालीन युग को आधुनिक रूप देने का काम किया। पहला ऑप्शन है पुनर्जागरण, दूसरा है सुधार आंदोलन, तीसरा है राष्ट्रीय राज्य और लास्ट है सभी विकल्प सही हैं। तो मध्यकालीन युग को आधुनिक रूप देने का काम किया था पुनर्जागरण ने भी, सुधार आंदोलन ने भी, राष्ट्रीय राज्य ने भी, इसलिए ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। जो भी अभ्यर्थी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा इसे अपनी मित्र मंडली में साझा करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।